आदाब, प्राइम नून एट 1 के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान लफ्जी जंग में मजीद शिद्दत आ गई है। साबिक एनसी और अब बीजेपी लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने कल कहा कि उमर अब्दुल्ला ने साल 2014 में असेंबली इंतखाबात के बाद हुकूमत बनाने के लिए बीजेपी क़यादत से राब्ता किया था। एनसी ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। पार्टी के जम्मू के सूबाई सदर रतनलाल गुप्ता ने राणा के दावे को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि ये बीजेपी ही थी जिसने 2014 में हुकूमत बनाने के लिए एनसी से राब्ता किया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि राणा ने एतमाद को तोड़ा है और वो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा थे। कि 2014 को जब इलेक्शन हुए उसके फौरी बाद राम माधव जी जो बीजेपी के यहाँ के परिवारी थे, उन्होंने एक रोल प्ले किया और वो बीजेपी और पीडीपी सरकार बनाने में आर्किटेक्ट साबित हुए थे। उनकी इनिशिएटिव पे वो सरकार बनी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये साफ बात है, ये सच्ची बात है। अगर उमर साहब ने ये कहा है तो इसमें गलत क्या है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो ये कह रहे हैं कि साहब उमर साहब उस वक्त बीजेपी के साथ कह रहे थे, मैं समझता हूँ कि राणा साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उस वक्त सरकार के अंदर थे और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया उन्होंने। एक सीक्रेसी होती है सरकार की कि उसके अंदर क्या बातें होती है, वो आप अगर ओपन कहेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी शोभा नहीं देती, अच्छी बात नहीं है ये। उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन हुए थे, उस वक्त बीजेपी ने भी हमें अप्रोच किया था। उनके सीनियर साथी हमारे डॉक्टर फारूक साहब के साथ अप्रोच किया उन्होंने कि हम आपके साथ हुकूमत बनाना चाहते हैं। उस वक्त तो एक चल रहा था सिस्टम, लेकिन हमने भी उस वक्त कहा कि नहीं साहब, उस वक्त हमारी लीडरशिप भी चाहती थी कि भाई ये जो बातें चल रही हैं हुकूमत बनाने में, उस वक्त कभी पीडीपी के साथ बीजेपी बात करती थी, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बात करती थी हुकूमत बनाने के लिए। मतलब आपने मना कर दिया? नहीं, और क्या। जब उनका पीडीपी के साथ मैच्योर हो गई बात तो फिर तो हमारी तो कोई बात ही नहीं। लेकिन बातचीत चल रही थी किस लेवल पर बातचीत चल रही थी? बीजेपी ने खुद अप्रोच किया था। आपने नहीं किया था? हमारे सीनियर साथी ने, उनके बीजेपी के सीनियर साथी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इनिशिएटिव शुरू किया था बातचीत का कि हम मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या है? सिर्फ 3 परिवारों को कोसना। शुरू भी यहीं से उनका मैनिफेस्टो शुरू होता है और एंड भी यही है, 3 परिवार। आपको लगता है इसमें सियासत ज्यादा कर रहे हैं राणा साहब? बिल्कुल। हम ये कहना चाहते हैं कि साहब आप अपना प्रोग्राम लेके लोगों में जाइए। आज तो हम लोगों की अदालत में पेश हुए हैं कि साहब हमें डेमोक्रेसी में वोट दीजिए। अगर आपका प्रोग्राम अच्छा होगा तो लोग आपको देंगे, अगर हमारा प्रोग्राम अच्छा हुआ तो हमें देंगे। आप इस किस्म के नेगेटिव नरेटिव हमारी पार्टी के खिलाफ या हमारी लीडरशिप के खिलाफ करके हासिल क्या करेंगे? जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर नायब सदर और चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा का कहना है कि अगरचे सीट न मिलने पर कांग्रेस के कुछ लीडरों में अदम इत्मीनान हो सकता है, लेकिन वो एक बड़े मकसद के लिए मुत्तहिद है। रविंद्र शर्मा ने कहा कि कल श्रीनगर की सीईसी मीटिंग हुई और कांग्रेस उम्मीदवारों की अगली फहरिस्त किसी भी वक्त जारी हो सकती है। हर जगह कांग्रेस का कैंडिडेट था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के था, सब लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। 10 साल के ज़्यादा अरसे से चुनाव हो रहा है, इसलिए हर आदमी की ख्वाहिश थी जो 10 साल मेहनत करते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ अपने झंडे को लेकर के लड़ते हैं, उनकी ख्वाहिश तो होती है। लेकिन राष्ट्रहित में और जम्मू कश्मीर के हित में, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बीजेपी ने विभाजन और गुमराह करके जो आज भी वो कर रहे हैं और उस तरह से वोट लेकर के जो हाल किया है, रियासत का दर्जा ख़त्म कर दिया, यहाँ के नौजवान बेरोजगार हैं जो रोजगार में भी थे, डेली बेज, नीड बेस, कॉन्ट्रैक्ट पे, उनके साथ तानाशाही, कोई उनके मसले हल नहीं किए। आम आदमी पे टैक्स। रविंद्र जी, कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि जम्मू में, जम्मू सिटी की खासकर जो जम्मू जिले की जो कई सीटें हैं जिन पे अभी घोषित नहीं हुए नाम, वो जो वहीं भाजपा के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना जो कैंपेन है, पोल कैंपेन, उसकी भी शुरुआत कर दी है। इसको नुकसान नहीं होगा कांग्रेस को? आपने बीच में टोका मुझे। मैं जो बात कह रहा हूँ कि क्या मजबूरी थी, एक सवाल पूछते हैं उसका जवाब लेने दीजिए।
कि ये मजबूरी ये थी कि लोगों के साथ जुल्म हुआ, आवाज़ कोई नहीं, और इसलिए जरूर ये फैसला लिया गया जिसकी वजह से दोनों खेमे में नाराजगी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद हमने बड़े मकसद को लेकर के जो है वो उस कोलिशन को जो है मजबूत करना है, क्योंकि आम लोग तंग है। बाकी यहाँ तक आंतरिक मामला है, आप कहते हैं लिस्टों की, उस पर विचार और फैसले हो चुके हैं। वो पार्टी की स्ट्रेटजी होती है कि किस वक्त लिस्ट अनाउंस करनी है, इसलिए अभी टाइम है। नॉमिनेशन पेपर के आखिरी दिन तक हमको समय है, वो हम अपना समय चुन लेंगे और वो आ जाएगी लिस्ट। लोगों में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यह है कि ऐसी बात नहीं है, वो एक स्ट्रेटजी के तहत है और कोई देरी नहीं है, कोई उसमें विवाद नहीं। ठीक है, स्ट्रेटजी आपकी हम मान सकते हैं, लेकिन ऐसा भी कई सीटों पे विवाद भी अभी है कांग्रेस पार्टी। नहीं, विवाद किसको मानते हैं? हर आदमी 4 कैंडिडेट 6 कैंडिडेट भी होते हैं, तो कंपटीशन को विवाद नहीं माना जाना चाहिए। आखिर जिसको टिकट मिलेगी उसके बाद अगर लोग विवाद करते हैं तो वो विवाद है। मेंढर असेंबली हल्के से पीडीपी उम्मीदवार एडवोकेट नदीम रफीक खान ने इलाके के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई और इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोग उनकी हिमायत कर रहे हैं और वो ये इलेक्शन जीतेंगे। इलेक्शन जीतने के साथ पार्टी को मजबूत करेंगे। नहीं, ज़रूरत तो नहीं थी, अलबत्ता यहाँ ही आके ज़रूरत महसूस हुई। वो तो मैं तो किसी और मकसद के लिए यहाँ मेंढर आया था कि पीडीपी के यूनिट को मिलने, और यहाँ तो थोड़ी सी जो छोटी मोटी नाराज़गी थी पीडीपी के वर्कर्स के बीच में, उसके लिए मुझे भेजा गया था। और मैं सबको बुला के यहाँ पर हम वही बातचीत हो रही थी, तो जब वो नाराज़गी ऐसे लग रही थी कि हम मना लेंगे इंशाल्लाह, उसी में बात हो रही थी, तो बीच में मारूफ साहब को ये फील हुआ कि शायद मेरी वजह से ऐसा ये मेंढर की जीती हुई सीट को कहीं हम 2-3 पार्ट में पीडीपी ना तकसीम हो जाए। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि मैं ये सेटिस्फाई करता हूँ कि अगर ऐसा है तो मैं आगे चलूँगा और इनको साथ लेके चलूँगा। मैं अपना मैंडेट जो है वो सेटिस्फाई करता हूँ नदीम के लिए और नदीम को देता हूँ। पार्टी की तरफ से मारूफ साहब पर कोई दबाव नहीं था, पार्टी ने तो इनको मैंडेट दिया था इलेक्शन लड़ने के लिए। लास्ट टाइम भी इन्हीं को मैंडेट दिया था, इस टाइम भी इन्हीं को दिया। शुक्रगुजार हूँ मारूफ साहब का जिन्होंने शफकत हाथ मेरे सर पे रखा, और पार्टी यूनिट मेंबर का जिन्होंने सब ने ये कंसेंसस बनाया और मारूफ साहब को बनाया कि नदीम रफ़ीक खान साहब जो मुझे मौका दिया, मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। और मैं गुजारिश करता हूँ जितने भी पार्टी वर्कर्स हैं यहाँ पे, हमारे जो पार्टी वर्कर्स सब जुट जाएँ तो मनकोट में, बालाकोट और मेंढर में, और इस किले को मजबूत करें। जो हमारा गुलदस्ता बिखर गया था उस गुलदस्ते को इकट्ठा करें, उसको सींचें ताकि वो फूल खिले मेंढर में डेवलपमेंट का काम का। और मारूफ साहब की क़यादत में ये इलेक्शन लड़ा जाएगा और इंशाल्लाह ये किला फतह। राजौरी असेंबली हल्के से बीजेपी के उम्मीदवार विबोध गुप्ता ने उन्हें टिकट देने पर पार्टी से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि मैं पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझ पर पार्टी का भरोसा और एतमाद जाहिर किया कि इक़दार और रसूलों को बरकरार रखते हुए पार्टी का रुकन हूं और अपने इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए अंत तक मेहनत करूंगा। मुझ पर विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते राजौरी विधानसभा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जितानी है, उसकी जिम्मेवारी मुझे उन्होंने सौंपी है। मैं अपनी पार्टी से वादा करता हूं कि जोरी विधानसभा 10,000 कम से कम 10,000 की लीड से जीत कर जो है बात करता हूं। और इस समय मैं ये कह रहा था कि जब मैं वहां पर आरती के लिए गया, वहाँ पर उसी समय अब सैकड़ों की संख्या में राजौरी शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम समाज के लोग यहाँ पर आए और मुझे यह माला पहनाकर मुझे प्यार दिया है। मैं इस प्यार को संजो के रखूँगा, संभाल के रखूँगा। पटना नागसेनी असेंबली हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार पूजा ठाकुर ने अपनी मुहिम को तेज कर दिया है। उन्होंने पटरडोल फदरेना में कारकुनों से मुलाकात की। पूजा ठाकुर ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों से इलाके के लोगों के काम नहीं हुए। उन्होंने कहा कि किश्तवाड़ में बिजली के कई मंसूबे जारी हैं और यहाँ के लोगों को नौकरियाँ तक नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि यहाँ एक अमृत का राज हुआ है और पूजा ठाकुर ने यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस अमृत के दौर को खत्म किया जाए। और पूजा ठाकुर ने अवाम से पटना नागसेनी सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताने की भी अपील की है। चाहे हम नरेगा की बात करें, नौकरियों की बात करें, राशन की बात करें, यहाँ इतने प्रोजेक्ट हैं इनकी बात करें। मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ, आप 18 तारीख को अपने घरों से
निकले, एक एक वोट जाया, एक वोट भी नहीं होना चाहिए। हर एक जो है अपने घरों से निकले और 18 तारीख को हल के निशान पे बटन दबाएं और हम लोगों को असेंबली पहुंचाएं, ताकि हम आप लोगों की बात जो है वहां पे कर सके, चाहे वो नरेगा की बात हो, चाहे वो नौकरियों की बात हो, चाहे ये प्रोजेक्ट जहाँ पे तानाशाही मचा के रखी है इन लोगों ने, उनकी बात हो। सुपर असेंबली हल्के के लिए अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार इरशाद अहमद तांतरे ने कहा कि उनकी पार्टी का कश्मीर का विजन है और अगर वो हुकूमत में मुंतखब हुए तो वो आर्टिकल 370 और 35 और रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए लड़ेंगे। तांतरे ने कहा कि पार्टी के सरपरस्त मुजफ्फर शाह बहुत ही अच्छे लीडर हैं और कश्मीर की सियासत के हवाले से उनका विजन बहुत वाज़ेह है। लोगों को ये मंशूर दिया है कि यहाँ जो है एप्पल से बिलोंग ज़्यादा करता है ये साइड नॉर्थ कश्मीर, और एप्पल के लिए उसने बहुत सी स्कीमें रखी हैं, जिसमें उसने MSP रखा है, जिसमें KCC से लोग 2-4 है इस टाइम, और वो भी रखा है, और जैसे कि ये क्रॉप इंश्योरेंस वो रखा है, और इसमें हमने रखा है कि जो बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा फ्रूट इस टाइम, इस पे ड्यूटी ख़त्म की गई है। हम चाहते हैं कि इस पे कोई गौरखोज गवर्नमेंट उठाए। ये हमारे मुद्दे हैं। जिला डोडा में कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी किरण सिंह ठाकुर ने अपने हामियों के साथ पार्टी से इस्तीफा दिया है। उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हम गुज़िश्ता 30 सालों से कांग्रेस पार्टी हैं, लेकिन इस असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उन्होंने कहा कि जिला डोडा में 3 हल्के हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने डोडा भद्रवा हल्के से उम्मीदवार के तौर पर किसी हिंदू कारकुन के नाम का ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सेक्युलर पार्टी नहीं है। कांग्रेस कहती कि हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाईचारा सब साथ में चलेंगे। जिला डोडा की 6 सीटें हैं, 6 में से मुझको बताइए कि किस हिंदू को इन्होंने सीट दी, टिकट दी। इसलिए लोग नाराज हैं, मेरे लोग जो हैं वो नाराज हैं, लोगों में बहुत नाराजगी है। अब तकरीबन 400-500 लोग बागी हो चुके हैं और कुछ बागी होने वाले हैं। तो मैंने ये फैसला कर लिया सोच समझ के कि ये सेकुलर पार्टी नहीं है, ये दिखावे की पार्टी है। अगर सेकुलर पार्टी होती तो 6 सीटों में से 1 सीट हिंदू को भी दे देते। होना तो ऐसा चाहिए था, 3-3 सीटें होनी चाहिए थी। 3-3 नहीं तो चलो 2 सीटें तो देते। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। और जो यहाँ के पार्षद थे उनको भी मैंने बोला था कि अंकल ये वाली सड़क है ना, यहाँ से ऊंची मत उठवाओ। उन्होंने ये सड़क यहाँ से ऊंची उठवा दी। ऊंची उठवाने के बाद यहाँ पे सबकी दुकानों में पानी भर जाता है, तो सारे पानी है ना सबकी दुकानों के अंदर घुस जाता है, ठीक है, जिससे कई बार करंट भी लग चुका। इधर करंट लगा, मेरे शटर के अंदर करंट आ गया, उस दिन तो मैं मरता मरता बच गया, ठीक है ना। इंजीनियरिंग फॉल्ट हो गया, क्यों, कहीं मतलब शॉर्ट हो गया, कहीं स्पार्किंग हो गई तो शटर में भी करंट आ गया, तो हमारी दुकानों के अंदर पानी घुस जाता है। अब यहाँ पूरा पानी भरा रहता है, ऐसा भरा है जैसे तालाब भरा हुआ हो। पिछले 4-5 सालों में जो कुछ काम सही ढंग से नहीं हुए जो होने चाहिए, जैसे सफाई वगैरह और भी कुछ काम, जैसे जो काम रुके पड़े हैं, जैसे ट्रेनों के हो गए, ट्रेन रुकी पड़ी हैं जो नहीं चल रही हैं। बहुत मुद्दे हैं, बहुत काम ऐसे जो नहीं हो रहे हैं। वही चाहते हैं हम, जो भाई कोई ऐसी आए पार्टी जो काम करे अच्छे से। मुद्दे रहेगी जी विकास, बेरोजगारी, जो पिछले 10 सालों से हरियाणा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। बीजेपी डोडा वेस्ट के उम्मीदवार शक्तिराज परिहार ने असर, कंघट, रांका, बुलंदपुर और चरोटा का दौरा किया और हजारों लोगों ने इंतखाबी मुहिम में शिरकत की। शक्तिराज परिहार ने कहा कि तारीख में पहली बार लिखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत होगी और वज़ीर आला बीजेपी का होगा। उन्होंने कहा कि दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बदल गए हैं। हमारा लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर में हमको सरकार बनानी है। यह कोई छोटा लक्ष्य नहीं कि पहली बार ये लक्ष्य लिया गया है कि धारा 370 खत्म करने के बाद यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं और लक्ष्य लिया है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो।
हमने देखा है एज एमएलए सरकार में रहते हुए वो कश्मीर के हालात हमने देखे हैं, इस अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट के हालात देखे हैं। जो जिक्र यहाँ पे हुआ, जो हड़तालों का दौर, वो पत्थरबाजी, वो कैलेंडर कहाँ गए? आज सारे शांति अमन चैन से आज कश्मीर के अंदर भी लोग रह रहे हैं। ये मुमकिन तब हुआ जब धारा 370 को यहाँ खत्म किया और यहाँ यूटीज बनी, यहाँ पे दिल्ली के कानून लागू हुए, वरना दो परिवार यहाँ पे राज करते रहे। सुचेतगढ़ असेंबली हलके से आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात लड़ने वाली समरदीप कौर ने न्यूज 18 JKLH को एक खसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगी। उन्होंने कहा कि खास तौर पर सिख बरादरी के लोगों को दरपेश इम्तियाजी सलूक को दूर करने के लिए काम करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पंजाबी जबान को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाए और तमाम स्कूलों में पंजाबी जबान पढ़ाना लाजमी करार दिया जाए। इस वक्त हम पहुंचे हैं सुचेतगढ़ विधानसभा से। यहाँ से सिमरनप्रीत कौर जो है इंडिपेंडेंट जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ वो खास बातचीत करने के लिए हैं। इनसे जानेंगे कि मैम, पहले तो आपका न्यूज़ 18 में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 का तहे दिलों धन्यवाद करती हूँ कि आपके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं। और मैं सिमरनप्रीत कौर सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूएंसी से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ी हो रही हूँ और मैं अपनी पूरी सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूएंसी से अपील करती हूँ, विनती करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरा पूरा सपोर्ट करें, मेरा साथ दें, ताकि हम अपनी कंस्टिट्यूएंसी को आगे लेके जा पाएँ और उसकी तरक्की कर पाएँ, उसमें डेवलपमेंट ले पाएँ। अगर मैम बात की जाए तो आप यहाँ से इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं, क्या क्या मुद्दे लेके जो है आप लोगों के बीच जा रहे हैं? अगर बात की जाए तो ये बॉर्डर क्षेत्र है और काफ़ी परेशानियाँ जो है लोगों को यहाँ पे रहती हैं, और आप क्या मुद्दे लेके लोगों के बीच जा रहे हैं? सबसे पहले तो बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है और आप जैसे आप भी जानते हो कि बेरोजगारी और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो कि लोकल जो कि एक गरीब इंसान है उसको बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है, जो कि अपना गुजारा नहीं कर पा रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी एक मेन कारण है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा मतलब कि कम आती है, या बिजली वगैरह, जो कि यहाँ के लोकल फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनको मतलब बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, स्पेशली जब वो चावलों की खेती करते हैं। उस दौरान जब उनको पानी की ज़रूरत होती है तब नहरों में पानी बहुत कम आता है। और यहाँ की सड़कों का भी बहुत बुरा हाल है, जो कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और सिस्टम को ट्रैवल करने में बहुत समय लगता है। तो यहाँ पे एक जो यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है उसकी भी कनेक्टिविटी बहुत मतलब कि बुरी हालत है उसकी, जिससे कि जो भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है उनको बहुत दिक्कत आती है उसको पास करने में। और यहाँ पे एक मुद्दा और भी है मेरा कि मैं सिख समाज से बिलोंग करती हूँ कि तब हमारी सरकारों ने हमसे वादा किया था कि पंजाबी जो लैंग्वेज है उनको जम्मू कश्मीर में लागू किया जाएगा, बट अभी तक वो वादा भी पूरा नहीं किया गया है। और सबसे मेन मुद्दा ये भी है कि एक और वादा किया गया था कि जो स्टेट हुड दर्जा जो दिया जाएगा, बट वो भी अभी तक पूरा नहीं किया गया। अगर मैं जीत कर जाती हूँ तो मैं ये मुद्दे असेंबली में ज़रूर उठाऊँगी। सदर फ्रूट मंडी सोपोर और तर्जमान कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन फयाज अहमद मलिक ने तेज हवाओं और ज़ालाबारी से फलों की सनत को होने वाले नुकसानात का मुनासिब मुआवजा देने का मुतालबा किया है। गुज़िश्ता रोज आंधी और ज़ालाबारी से जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में फलों की सनत को भारी नुकसान पहुंचा। मलिक ने कहा कि फल के काश्तकारों की जानिब से हुकूमत से बारहा दरखास्त की गई कि फसल इंश्योरेंस स्कीम मुतारिफ करवाई जाए, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया, जिससे काश्तकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। शुपियान और कुलगाम में जो आंधी तूफान हेल स्टार, उससे जो बगीचे उखड़ गए हैं, काफ़ी सारे नुकसान उठाने पड़े हैं, क्योंकि 8, 10, 15, 20 गाँवों तक इस लपेट में आ चुके हैं। गवर्नमेंट से बार बार कहते हैं कि क्रॉप इंश्योरेंस किया जाए, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं किया। अब क्रॉप इंश्योरेंस तो उनका तो ये जो नुकसान होना था वो हो गया। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, एलजी साहब से अपील करते हैं कि इनको कम से कम भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए। अगर किसी का 2 लाख रुपए का नुकसान, उसको वो 2 लाख मिलना चाहिए। अगर किसी को लाख रुपए का नुकसान, उसको लाख रुपए मिलना चाहिए। इसी तरह जो 3 लाख रुपए तक का KCC लोन है वो वेव ऑफ होना चाहिए, ताकि ये ग्रोवर बेचारा जो ये सेब उगाता है, जिनको आज आसमानी तूफान आया और जिनको नुकसान उठाने पड़े, हमारी एलजी साहब से एडमिनिस्ट्रेशन से अपील होगी
कि उनको भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए। अब क्या इस बारे में जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, जो इनके अहदेदार हैं, वो मिलेंगे सरकार से उन तक अपनी बात पहुंचाने? बराबर मिलेंगे। अभी हाल वाली चेयरमैन साहब से मेरी बात हुई, हम जरूर इस बारे में अपने LG साहब से मिलेंगे, अतर डल्लू साहब से मिलेंगे, डिविजनल कमिश्नर साहब से मिलेंगे, हर कोई जो हाई लेवल का यहाँ का अफसर है उनसे मिलेंगे, क्योंकि फ्रूट इंडस्ट्री बैकबोन है जम्मू कश्मीर से। और खासकर जो आम लोग होते हैं, रोजगार उनको नहीं मिलता है, वो सिर्फ इन्हीं बागों की तरफ देखते हैं कि हमारा बगीचा तैयार हो जाए, हार्वेस्टिंग तैयार है, हम ये उतारेंगे, आगे मार्केट में बेचेंगे ताकि उनको पैसा मिल जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा तूफान है और गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको कंपनसेट किया जाए। वैसे स्पोकस पर्सन में आल वैली चेयरमैन गवर्नमेंट से अपील करूंगा, उनको भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए। NDRF, RPF और दीगर मुतल्लिका एजेंसियों ने जम्मू रेलवे स्टेशन यार्ड में एक जामिया मॉक ड्रिल का इनेकाद किया ताकि मुस्तकबिल में किसी भी मुमकिन तबाही की सूरत में अपनी तैयारियों का जायजा लिया जा सके। इस मश्क में शामिल मुसाफिरों को मलबे से निकालने के लिए डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, रेस्क्यू वर्कर्स, इंजीनियर्स और हंगामी आलात के साथ खुद से चलने वाली हादसाती इमदादी ट्रेन की ड्रिल कराई गई। मॉक ड्रिल का मकसद तमाम महकमों के साथ मिलकर रद्द-ए-अमल और तैयारी का जायजा लेना था ताकि कुदरती आफात और हादसात के वक्त तैयारी को बेहतर बनाया जा सके। रेल हादसा कभी भी कहीं भी हो सकता है, उसी को ध्यान में रखते हुए NDRF के साथ मिलकर लोकल अथॉरिटीज की तरफ से जम्मू रेलवे स्टेशन में एक मॉक ड्रिल किया गया है। मकसद यही है कि जब किसी रेल का हादसा होता है, ट्रेन की जो टक्कर होती है किसी अन्य ट्रेन के साथ, तो किस तरह से उस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे ले जाना है और किस तरह से अपनी प्रिपेयर्डनेस रखनी है, इस सब की समीक्षा करने के लिए ये मॉक ड्रिल जो है आयोजित की गई है। इसमें NDRF, साथ में लोकल अथॉरिटीज, रेलवे पुलिस के जवान सब शामिल होते हैं और इसमें दिखाया गया है जब कोई ट्रेन का हादसा हो जाता है तो किस तरह से जो रेलवे पुलिस है वो इलाके को, उस जगह को, उस स्पॉट को सिक्योर करती है, जिसके बाद NDRF जो है अपना मिशन स्टार्ट करती है यात्रियों को बचाने का। और जो यात्री ट्रेन में फंस जाते हैं उनको किस तरह से कटर के माध्यम से काट के, बोगी को काट के निकाला जाता है, ये सब आपको आज मॉक ड्रिल में यहाँ जम्मू रेलवे स्टेशन पे दिखाया जाएगा। क्योंकि जम्मू में भी हमने देखा पिछले दिनों कटरा के पास एक रेल हादसा हुआ था, हालांकि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था उसमें, लेकिन कुछ बोगीज थी जो कि डिरेल हो गई थी। जब कोई बोगी डिरेल हो जाती है तो उसको किस तरह से वापस पटरी पे लाया जाता है और इस बात को इंश्योर किया जाता है कि समय रहते ही जो रास्ता है उसको क्लियर किया जाए। क्योंकि जब भी कोई रेल हादसा होता है तो उस में सबसे ज़्यादा पहली प्रायोरिटी होती है जो उसमें यात्री फंसे हैं उनको निकालना है, उनको किस तरह से निकाला जाता है। जो रेलवे पुलिस है, NDRF की टीम है, उनकी तरफ से किस तरह निकाला जाता है। आप देखिए ये इस तरह से कटर को लाया जाता है और बोगी के पास ले जाकर कटर से इस बोगी को काटा जाता। जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो किस तरह से एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है इन सब का और उसी के चलते ही तुरंत यात्रियों की जो जान बचाई जाती है। और इसमें एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट भी दिखाया गया है, टीम वर्क दिखाया गया है कि NDRF की तरफ से लोकल अथॉरिटीज के साथ किस तरह से ताल से ताल मिला के इस काम को किया जाता है और कटर को इमीडिएटली जो है एक्शन में ला के इस बोगी को काट के दिखाया जाएगा कि यदि अगर बोगी के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो किस तरह से NDRF के लोग जो हैं वो तुरंत बोगी के गेट को काट के या उसकी खिड़की को काट के अंदर जाते हैं और यात्रियों की जान बचाते हैं। और ये वही दर्शाती हुई चीज़ आप देख सकते हैं कि ये कटर है, इस कटर से जो खिड़कियां हैं उनको काटा जाता है यदि कोई ट्रेन हादसा हो गया। आप देख सकते हैं कि कितना ये सटीक एक तरह से उपकरण है और उससे किस तरह से इस खिड़की को काट दिया गया, बहुत जल्द काट दिया गया। और वो दिखाता है कि हमारे यहाँ जो जितने भी इक्विपमेंट, गैजेट्स इस वक्त रेलवे पुलिस या NDRF के पास है वो इतने सार्थक हैं कि अगर यदि कोई ट्रेन हादसा होता है तो तुरंत कार्रवाई करके यात्रियों की जान बचाई जा सकती है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र न्यूज़ 18 जम्मू। प्राइम नून @1 में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।